हेलो लर्नर्स, आप लोगों के लिए मैं हिस्ट्री सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 लेकर आया हूं और ये चैप्टर नंबर 1 छूट गया था। काफ़ी स्टूडेंट ने कमेंट किया कि सर चैप्टर नंबर 1 बनाइए, तो चैप्टर नंबर 1 आपके सामने हाजिर है। बारिश हो रहा है, बिजली भी चमक रही है और मेघ भी गरज रहे हैं, फिर भी क्या करें, आप लोग को पढ़ाना ही होगा क्योंकि सेमेस्टर 1 की एग्ज़ाम आपको 13 तारीख से ही है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जिस पैटर्न से आपका एग्ज़ाम होने वाला है MCQ बेस्ड, उसी टाइप का मैं क्वेश्चन बना कर आपको अपने चैनल पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। यदि आप वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 11 के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चैनल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि किस डिस्ट्रिक्ट से मेरे वीडियो को देख रहे हैं। अगर पहली बार मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। हमेशा आपको सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, 3, 4 ये आपको हमेशा हेल्प मिलते रहेगा इस चैनल से। यदि आप इसको स्किप कर जाइएगा तो एक बहुत बड़े अपॉर्चुनिटी को आप स्किप कर जाइएगा। इसके पहले मैं चैप्टर नंबर 2 और 3 के ऊपर वीडियो बना दिया हूं। और ख़ास इंपॉर्टेंट बात बताऊं, यदि आपको इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वहां से जुड़कर आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पर आपको PDF प्रोवाइड जरूर किया जाएगा। तो इसमें लगभग मैं 100 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न को डिस्कस करूँगा। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। तो जो हमारा चैप्टर है 1 है और इसका नाम है इतिहास की समझ यानी अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री। देखिए पहला क्वेश्चन कि मध्य पूरा पाषाण काल की अवधि क्या थी? तो 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक। मध्य पूरा पाषाणविक चरण को किस वर्ष पृथक चरण के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था? तो 1960 में। महाराष्ट्र के किस स्थल पर उच्च कोटि के औजार प्राप्त हुए थे? तो नेवासा में। क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर मध्य पूरा पाषाण काल में किस पत्थर का उपयोग हुआ था? तो चर्ट का। उसके मध्य पूरा पाषाण काल के मुख्य औजार कौन से थे? तो फलक था, बेदनी था, छेदनी था और आपका खुरचनी था। उसके बाद फसल संस्कृत की संज्ञा किस काल को दी जाती है? तो मध्य पूरा पाषाण काल को। खुरचनी का उपयोग किस कार्य के लिए होता था? तो पेड़ की छाल या जानवरों का चमड़ा उतारने में। बेधनी औजार का मुख्य उपयोग क्या था? तो नुकीला बनाकर शिकार के लिए। आगे, मध्य पूरा पाषाण काल के औजारों के लिए राजस्थान के किस स्थान को प्रसिद्धि मिली है? तो लूनी उद्योग को। तो राजस्थान के थार मरुस्थल की पूर्वी सीमा क्यों आदर्श क्षेत्र थी? तो मीठे जल के अस्थायी स्रोत और अच्छे पत्थर के कारण। मध्य पूरा पाषाण काल का मुख्य स्थान चिरकी किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में है। मध्य पूरा पाषाण काल के औजारों का काल निर्धारण क्या है? तो ये 45,000 ईसा पूर्व से 25,000 ईसा पूर्व तक। जेस्पर और चर्ट का उपयोग सबसे अधिक किस काल में हुआ था? तो मध्य पूरा पाषाण काल में। उसके बाद ये मध्य पूरा पाषाण काल के मुख्य औजारों में कौन सा औजार नहीं है? तो कुल्हाड़ी। उसके बाद किस पूरा स्थल से मध्य पूरा पाषाण काल के औजार प्राप्त हुए हैं? तो भीमबेटका गुफा से। उच्च पूरा पाषाण काल की अवधि क्या थी? तो 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। उच्च पूरा पाषाण काल की 2 प्रमुख विशेषताएं कौन सी थी? तो ये चकमक उद्योग की स्थापना और होमो सेपियंस का उदय। उच्च पूरा पाषाण काल का प्रधान पाषाण उपकरण कौन सा था? तो ये ब्लेड था। उच्च पूरा पाषाण काल में किस सामग्री से औजार बनाए जाते थे? तो हड्डी और पत्थर से। उच्च पूरा पाषाण काल की मुख्य खोज क्या थी? तो रोड़ी मलबे से बना गोलाकार चबूतरा। उच्च पूरा पाषाण काल का प्रधान स्थल रिवात किस देश में स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित है। बेलन और सोन घाटियों में उच्च पूरा पाषाण काल का अन्वेषण किसने किया था? तो प्रोफेसर GR शर्मा ने। उच्च पूरा पाषाण काल के अंत में किसकी शुरुआत मानी जाती है? तो ये माना जाता है नवपाषाण युग का। गुफाओं में चित्रकारी का प्रारंभ किस काल में हुआ था? तो उच्च पूरा पाषाण काल में।
भारत में उच्च पुरापाषाण काल के औजार सबसे पहले कहाँ पाए गए थे? तो बेलन घाटी में। उच्च पुरापाषाण काल के औजारों में कौन सा औजार प्रमुख था? तो हड्डी से बने औजार। उच्च पुरापाषाण काल में मानव का मुख्य भोजन क्या था? तो मांस और वनस्पति। उच्च पुरापाषाण काल के औजारों का मुख्य उपयोग क्या था? तो ये था शिकार और त्वचा की सफाई। उच्च पुरापाषाण काल के कौन से स्थल पर तक्षणी और ब्लेड के नमूने मिले हैं? तो बेलन घाटी में। उच्च पुरापाषाण काल का सबसे महत्वपूर्ण नवाचार क्या था? तो गुफा चित्रकला। उच्च पुरापाषाण काल के लोग किस प्रकार के आवास में रहते थे? तो गुफाओं में। उसके बाद देख लीजिए, गुफा चित्रकला किस युग में विशेष रूप से पाई जाती थी? तो भीमबेटका में। उच्च पुरापाषाण काल में सबसे ज़्यादा किसका उपयोग होता था? तो ये पत्थर और औजार का। उसके बाद देखिए, उच्च पुरापाषाण काल में मिले गुफा चित्रकला का उद्देश्य क्या था? तो शिकार का चित्रण। गुफाओं में चित्रकारी की परंपरा किस काल में सबसे अधिक लोकप्रिय हुई है? तो उच्च पुरापाषाण काल में। ताम्रपाषाणिक संस्कृति को किस नाम से भी जाना जाता है? तो पाषाण ताम्रवर्ण के नाम से। ताम्रपाषाणिक संस्कृति में किस धातु का उपयोग सबसे पहले शुरू हुआ था? तो तांबे का। उसके बाद ताम्रपाषाणिक काल में हड़प्पन संस्कृति के बाद किस क्षेत्र की ताम्रपाषाणिक संस्कृति महत्वपूर्ण मानी जाती है? तो महाराष्ट्र की। आहार संस्कृति का प्रमुख स्थल कौन सा है? तो गिलुंड मालवा संस्कृति के प्रमुख स्थलों में कौन सा स्थल शामिल है? तो नौदाटोली। उसके बाद जोरवे संस्कृति के प्रमुख स्थल में से कौन सा स्थल नहीं है? तो कैथा। आगे, दक्षिण भारत की ताम्रपाषाणिक संस्कृति में प्रमुख स्थल कौन सा है? तो ब्रह्मगिरी। ताम्रपाषाणिक संस्कृति की विशेषता क्या है? तो मृत भांडों पर चित्रण। ताम्रपाषाणिक संस्कृति में कौन सा स्थल प्रमुख रूप से सोने के आभूषणों के लिए जाना जाता है? तो जोरवे है। गैर मृद भांड और मृद भांड के दो चरणों में नवपाषाण काल को किस काल में विभाजित किया जाता है? तो ताम्रपाषाणिक काल में। ताम्रपाषाणिक काल के अंतिम चरण में कौन सा महत्वपूर्ण स्थल मिला था? तो ये सोथी। ताम्रपाषाणिक काल में किस प्रकार के मृद भांडों की विशेषता होती थी? तो चमकदार लाल और काले रंग के। सभी ताम्रपाषाणिक क्षेत्रों में कौन सी धार्मिक विशेषता सामान्य रूप से पाई जाती है? तो मातृ देवी पूजा। ताम्रपाषाणिक संस्कृति में किस वस्तु का सबसे अधिक उपयोग होता था? तो तांबे के औजार का। ताम्रपाषाणिक संस्कृति की अंतरस्त्र कला में कौन सा सबसे महत्वपूर्ण स्थल है? तो ये है जोरवे। उसके बाद है व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जो चालकोलिथिक काल में ताम्र उपयोग के लाभों पर चर्चा करते हैं? तो B.G. चाइल्ड्स। उसके बाद देखिए, आदि इतिहास क्या दर्शाता है? तो यह पुरातात्विक और साहित्यिक साक्ष्य दोनों का समावेश। उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल को किस युग के रूप में जाना जाता है? तो कांस्य युग के रूप में। भारत में आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत कौन कौन सी सभ्यताएं शामिल है? तो इसमें शामिल है हड़प्पा सभ्यता और वैदिक संस्कृत। आद्य ऐतिहासिक काल के बाद कौन सा काल माना जाता है? तो ऐतिहासिक काल। किस शताब्दी से ऐतिहासिक युग का प्रारंभ होता है? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से। वैदिक साहित्य किस परंपरा पर आधारित था? तो श्रवण और गुरु शिष्य परंपरा पर। लेखन कला के विकास का निश्चित ज्ञान किस काल से प्राप्त होता है? तो अशोक के काल से। वैदिक साहित्य के विवरण का भौतिक प्रमाण कितना है? तो नगण्य है। आद्य ऐतिहासिक काल और प्रागैतिहासिक काल के बीच क्या अंतर है? तो आद्य ऐतिहासिक काल में लेखन कला उपलब्ध है, प्रागैतिहासिक काल में नहीं। हड़प्पा सभ्यता के पूर्व के युग को क्या कहा जाता है? तो प्रागैतिहासिक काल। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? तो ये है हरुमा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो ये दयाराम साहनी और रखाल दास बनर्जी। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से
मूर्तियाँ प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार किस दिशा में सबसे अधिक था? तो ये पूर्व दिशा में। लोथल किस प्रकार का स्थल था? तो बंदरगाह था। कोट दीजी सभ्यता के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो सिंध में। सिंध सभ्यता में द्विस्तरीय नगरों के निर्माण का साक्ष्य किस नगर में मिलता है? तो मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से विशेष रूप से अन्नगार के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता में सड़कें किस प्रकार की थी? तो चौड़ी और मजबूत। मोहनजोदड़ो का विशाल जलकुंड किस लिए प्रयोग होता था? तो यह धार्मिक अनुष्ठानों के लिए। हड़प्पा सभ्यता में मकानों की निर्माण योजना कैसी थी? तो योजनाबद्ध थी। अली मुरीद और बंतुदड़ो से किस सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो हड़प्पा सभ्यता के। सिंध सभ्यता में नालियों की सफाई कैसे की जाती थी? तो नियमित रूप से गड्ढे साफ किए जाते थे। हरियाणा में सिंध सभ्यता के कौन से स्थल है? तो वड़ावली और मितायत। उसके बाद देखिए हड़प्पा सभ्यता का उद्भव किस क्षेत्र में हुआ था? तो सभी क्षेत्रों में। ABC देख लीजिएगा। सिंध सभ्यता के किस स्थल पर बर्तन, मनके और ताश उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो ये बंतुदड़ो में। हड़प्पा सभ्यता की नगर निर्माण योजना में क्या समानता थी? तो सड़कों और नालियों की समरूपता। सिंध सभ्यता के किस स्थल पर कोट दीजी सभ्यता के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं? तो कोट दीजी में। सिंध सभ्यता में कितने प्रमुख नगरों की योजनाबद्ध जानकारी प्राप्त हुई थी? तो 2। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से खड़ी दीवारों और बुर्जों के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से। सिंध घाटी सभ्यता में किस प्रकार के वस्त्र उपयोग किए जाते थे? तो ऊनी और सूती वस्त्र। सिंधु घाटी सभ्यता में पुरुषों के वस्त्रों की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो टूनिक और चादरें। सिंधु घाटी सभ्यता के अमीर लोग किस प्रकार के आभूषण पहनते थे? तो ये सोने और अर्धकीमती रत्न। सिंधु घाटी सभ्यता में दर्पण और कंधों के उपयोग का क्या प्रमाण है? तो तांबे और हाथी की दांत की वस्तुएं। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी खेल गतिविधि सामान्य थी? तो जानवरों का शिकार। किस प्रकार के दफन प्रथाओं में मृतक को गड्ढे में उनके सामान के साथ रखा जाता था? तो पूर्व शिष्ट दफन। सिंधु घाटी सभ्यता में आंशिक शिष्ट दफन का क्या अर्थ है? तो दफन से पहले शव की अस्थायी प्रदर्शनी। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी लिपि का उपयोग होता था? तो ये सिंधु लिपि का उपयोग होता था। सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरों और मुहरों को बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता था? तो मिट्टी और अर्ध कीमती रत्न। सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था में कौन सा तत्व शामिल नहीं था? तो लोहे की भट्टियाँ। सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार की सिंचाई प्रणाली का प्रमाण है? तो पानी संग्रह टंकियाँ। सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर को सामान्य रूप से पालतू बनाया गया था? तो मवेशी और भेड़ को। सिंधु घाटी सभ्यता में मुहरों का प्रमुख कार्य क्या था? तो व्यापार और प्रशासनिक रिकॉर्ड रखना। सिंधु घाटी सभ्यता में किस सामग्री से बर्तन नहीं बनाया जाता था? तो कांच से। सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार के खेल खेले जाते थे? तो पासे के खेल। मोहनजोदाड़ो में ग्रेट बाथ का महत्व क्या था? तो सार्वजनिक स्नान क्षेत्र। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापार नेटवर्क का हिस्सा नहीं था? तो चीन। सिंधु घाटी सभ्यता के धातु कार्य के लिए प्राथमिक कच्चा माल किस स्रोत से आता था? तो ये मध्य एशिया से आयात होता था। सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार की कृषि प्रथा स्पष्ट थी? तो सिंचित खेतों की खेती। सिंधु घाटी सभ्यता में उपयोग की गई लिपि कैसी थी और क्या यह पूरी तरह से पढ़ी जा चुकी है? तो सिंधु लिपि नहीं पढ़ी जा चुकी है। वैदिक सभ्यता का मुख्य धार्मिक ग्रंथ कौन सा था? तो वेद था। ऋग्वेद के कुल कितने मंडल है? तो 10 मंडल है। इम्पोर्टेंट है ये भी। वैदिक सभ्यता के किस काल को आरोहण काल के रूप में जाना जाता है? तो उत्तर वैदिक काल को।
वैदिक सभ्यता में अग्नि किस प्रकार की देवता माने जाते थे? तो अग्नि देवता ही माने जाते थे। वैदिक काल में प्रमुख सामाजिक वर्ग कौन कौन से थे? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उसके बाद वैदिक सभ्यता के दौरान सप्त सिंधु क्षेत्र में प्रमुख नदी कौन सी थी? तो सिंधु नदी थी। उसके बाद वैदिक सभ्यता में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किस उद्देश्य से किया जाता था? तो राजा की पदवी की पुष्टि के लिए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।